सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चे लोग, आज हमारी अकाउंटेंसी की क्लास है और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, गुडविल, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन। सो बच्चे, हमने लास्ट क्लास में इसकी पूरी थ्योरी कवर अप करी, इस तरीके से इसकी थ्योरी को प्रिपेयर करना है। आज हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन करने वाले हैं, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आज हम लोग कवर अप करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ गुडविल पढ़ा। अब टाइप्स ऑफ गुडविल में हमने दो तरीके की गुडविल पढ़ी थी, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया ही नहीं जाता, तो उसकी वैल्यूएशन निकालने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। बट सो परचेज गुडविल की वैल्यूएशन भी होती है और इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी किया जाता है। तो हमें ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि किस तरीके से परचेज गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग करने वाले हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 1, क्योंकि इलिस्ट्रेशन नंबर 1 के अलावा हमारे पास बैक क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम परचेज गुडविल का एक इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो आप लोग निकाल लीजिए इलिस्ट्रेशन नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 के अंदर। So Amrit Daily Needs acquired the business of Shivam for net purchase consideration of 5 lakh paid by check। अब उन्होंने हमें बताया कि कोई एक अमृत डेली नीड्स है जिसने शिवम का बिजनेस खरीदा है, जिसके लिए वो 5 लाख रुपए पे करते हैं चेक से। अब परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या है, याद करो वो एग्जाम्पल कि हमने खरीदा था किसका, कि हमने कंपनी का बिजनेस खरीदा था, 700 करोड़ की वैल्यूएशन थी, लेकिन हमने 850 करोड़ में खरीदा, तो यानी कि परचेज कंसिडरेशन कितना रहा वहां पर, 850 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे वही वैल्यूएशन हमें कितनी दे रखी है, 5 लाख। ठीक, द एसेट्स एक्वायर्ड एंड द लाइबिलिटीज टेकन ओवर, और बिजनेस को एक्वायर करने की वजह से आपने कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज भी उनके टेक ओवर किए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास एन एसटी जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। सो बच्चे, जब आप परचेज गुडविल से क्वेश्चन करेंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल का एक आपको फॉर्मूला यहां पर फॉलो करना है, जो कि है परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। ठीक है बच्चे, अब हो गया वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला। अब परचेज कंसिडरेशन तो हमें पता है कि क्या होता है, कि जितने पे हमने उस बिजनेस को एक्वायर किया वो उसका परचेज कंसिडरेशन है, यानी कि जितना पैसा हम पे कर रहे हैं। बट मैम ये नेट एसेट्स क्या होता है? बच्चे, ये नेट एसेट्स होते हैं आपके, नेट एसेट्स मींस एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यानी कि जब आपने एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो वो कहलाते हैं नेट एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेट एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी गुडविल की वैल्यू क्या है। देखिए जरा, सो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास फर्नीचर है, इन्वेंट्री है, डेटर्स हैं आपके एसेट्स के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ एसेट्स जो है मेरे पास टोटल एसेट्स है 9,10,000 के। वहीं पर अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करूं तो क्रेडिटर्स हैं, सैलरी पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जिनका टोटल आ रहा है 6,10,000 का। तो इसका मतलब मेरे नेट एसेट्स हुए 3 लाख के। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, एसेट्स का टोटल लिख दिया और यहाँ पे मैंने लाइबिलिटीज का टोटल लिख दिया और 3 लाख रुपए का मुझे नेट एसेट मिल गया। इस कंसिडरेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 5 लाख का, नेट एसेट्स की वैल्यू आई है 3 लाख, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू कितनी रही होगी, 2 लाख की, कि आपने उस बिजनेस को एक्वायर किया 5 लाख रुपए में, जिसमें से 3 लाख के तो नेट एसेट्स थे। इसका मतलब आपने गुडविल के नाम का कितना पैसा भरा है, 2 लाख। बस सिंपल इसी तरीके से परचेज गुडविल को आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्रीज ही पूछी है, तो जर्नल एंट्रीज में क्या करेंगे आप, सबसे पहले जब आप उसके बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो तो आपने उसके सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज ली हैं, आप एंट्री करने जा रहे हो अमृत डेली नीड्स की बुक में, जिसने उस बिजनेस को परचेज किया है। तो आपके पास जब एसेट्स आएंगे तो आप सारे एसेट्स को करेंगे डेबिट। तो आपके पास क्या क्या है, आपके पास फर्नीचर है, फर्नीचर डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, और है आपके पास डेटर्स अकाउंट डेबिट। कितने कितने के, 10,000, 7,50,000 और 1,50,000। इसी तरीके से आपके पास लाइबिलिटीज हैं, जिसमें है आपके पास क्रेडिटर्स, सैलरीज पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने कितने के हैं, 5,20,000,
75,000 और 15,000। ठीक है, अब देखो बच्चे, आपने ना अभी तक शिवम लिमिटेड को कुछ भी पैसा भरा नहीं है, तो अभी फिलहाल वो भी आपके लिए एक लाइबिलिटी है कि आपने उसको कितना पैसा भरना है, कितना पैसा भरना है आपने उसको 5 लाख रुपए भरने हैं, तो अभी वो भी आपकी लाइबिलिटी है, तो आप उसको भी क्रेडिट करेंगे। तो हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है वो क्या कहता है भाई, कि सारे डेबिट क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। अब अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल देखूं तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा ज्यादा आ रहा है। कितना है क्रेडिट साइड का टोटल? ये आ रहा है हमारा 11,10,000, जबकि हमारे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है सिर्फ 9,10,000। कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए से डिफरेंस है। आपके क्रेडिट साइड शो कर रहा है 11,10,000, जबकि डेबिट साइड शो कर रहा है 9,10,000। सिंपल सी बात, बिजनेस खरीदा है तो 2 लाख रुपए का वो क्या खरीदा होगा आपने खरीदी होगी उस बिजनेस की गुडविल। आपने इसको कैसे कैलकुलेट किया? बैलेंसिंग फिगर से। तो ये आ गई आपकी 2 लाख की गुडविल। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने एंट्री किस चीज की करनी है कि आपने शिवम लिमिटेड को बैंक से पेमेंट करनी है। तो शिवम लिमिटेड टू बैंक, आप सीधे सीधे ये 5 लाख रुपए पे कर देंगे। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ आपने कैलकुलेशन सीख ली है, और अगर यही चीज हमें जनरल एंट्री से करनी हुई तो जनरल एंट्री से भी आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो कि आप बैलेंसिंग फिगर से भी गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो जस्ट ये एक ही क्वेश्चन था हमारे पास परचेज गुडविल का जो हमें सॉल्व करना था। अब हमने ये तो कर लिया, बट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमें जो सीखना है, तो अब हम उस वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो हमारे पास गुडविल को वैल्यूएशन करने के 3 मेथड है। हमें इन 3 मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन को सीखना है। तो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड हैं, जिनका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमें 2 तरीके से गुडविल को निकालना सीखना होगा। नंबर 1 इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट, नंबर 2 इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद सुपर प्रॉफिट के अंदर कोई फर्दर डिवीजन नहीं है, बट कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर फिर से हमारे पास 2 तरीके हैं गुडविल के वैल्यूएशन के, कि हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सभी मेथड से हमें गुडविल को वैल्यू करना सीखना है, और सभी मेथड आपको डिफरेंट आंसर देंगे। इसीलिए जब हमने फीचर्स ऑफ गुडविल पढ़ा तो वहां पे हमने ये पढ़ा था दैट द वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एंड इट डिपेंड्स अपॉन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। यानी कि गुडविल की जो वैल्यू है वो सब्जेक्टिव है, और ये डिपेंड करती है वैल्यूअर पे कि वो उसकी असेसमेंट किस मेथड से कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने 1 बाय 1 इन मेथड्स को सीखना है। तो आज हमारा फोकस रहेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर। हम लोग सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से सीखेंगे कि किस तरीके से गुडविल को वैल्यू किया जाता है। सो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो पहले समझ लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करने वाले हैं। बच्चे, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारे पास 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला है हमारे पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का मतलब तो आप सभी को पता होगा, नंबर ऑफ ईयर से प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, जैसे कि कभी 1 लाख हुआ, कभी 2 लाख हुआ, कभी 2.5 लाख हुआ, कभी 3 लाख हुआ, तो कभी 50,000 का लॉस हो गया। तो हम अलग अलग ईयर में अलग अलग प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, और समटाइम्स लॉसेस भी हमें सफर करने पड़ रहे हैं। बट हम जानना चाहते हैं कि ऑन एन एवरेज हम कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहला मेथड है हमारा कि सिंपली हम एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चे, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो स्टेप नंबर 1 इज यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट्स फर्स्ट। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसके लिए पहले आपको टोटल प्रॉफिट्स निकालने होंगे। तो सबसे पहले आप टोटल प्रॉफिट्स निकालेंगे, जो कि कैसे निकलेंगे? बाय समिंग अप ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स आपने लिए हैं, उन सभी ईयर्स के प्रॉफिट्स का आपको क्या करना है? टोटल अप करना है। टोटल करने के बाद आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैसे? आपको सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, जैसे आप मीन कैलकुलेट किया करते थे, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सपोज आपका टोटल प्रॉफिट आया है 5 लाख का, और ये पिछले 5 साल का प्रॉफिट है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिला 1 लाख। ठीक है, फिर उसी एवरेज प्रॉफिट से अब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो यहां से हमारा मेन जो फॉर्मूला है वो स्टार्ट होता है कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है। सो बच्चे, गुड कैलकुलेट होती है कि ये जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला, इसको आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। मैम, एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता है, बट व्हाट इज दिस नंबर ऑफ ईयर परचेज? बच्चे, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है, जैसे कि आप याद करिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था
माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को परचेज किया था। तो जब माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को एक्वायर किया तो नोकिया ने कहा कि आप कुछ सालों तक सिमिलर नंबर ऑफ प्रॉफिट अर्न करोगे। भाई देखो, हमने ये जो मार्केट एस्टैब्लिश करी है ये हमारे एफर्ट्स की वजह से है। लोग नोकिया को जानते हैं, नोकिया के लूमिया फोन्स को जानते हैं। तो आप जो आगे 4 साल तक प्रॉफिट अर्न करने वाले हो, सपोज कहा है मैंने, ये हमेशा 4 साल नहीं है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, कितने भी हो सकता है ये। तो सपोज करो कि नोकिया कहते हैं कि आने वाले 4 साल तक आप हमारे जैसा ही प्रॉफिट अर्न करोगे। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में नोकिया है। लोग एकदम से नहीं भूल जाते किसी को। भाई अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को इस्तेमाल कर रहे हो और कल को उसे कोई और कंपनी एक्वायर कर लेती है तो आप इतनी जल्दी भूलते नहीं हो। जैसे कि वोडाफोन और आइडिया जब हुए मर्ज तो VI बना, है ना। बट हम आज भी कई बार बोल देते हैं कि हमारे पास वोडाफोन की सिम है। क्यों? क्योंकि आज भी हम उसको भूले नहीं है। तो लोगों के दिमाग में वो जो पुरानी कंपनी है वो एकदम से वैनिश नहीं हो जाती है, वो एकदम से गायब नहीं होती, उनके दिमाग में वो कंपनी रहती है। तो हम जब दोबारा उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदने जाते हैं तो हमारे माइंड में वही कंपनी का नाम है। तो दैट मीन्स कंपनी उसी नाम के लिए वापस आ रही है आपके पास। तो नोकिया ने भी यही कहा कि आगे कुछ आने वाले सालों में जब लोग तुम्हारे पास आएंगे ना तो वो नोकिया के नाम से ही आएंगे, यानी कि आगे भी जो तुम प्रॉफिट अर्न करोगे वो नोकिया के नाम से अर्न करोगे। तो हमें चाहिए कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि आगे आने वाले 4 साल तक लोग हमारे नाम से ही आपके पास वापस आएंगे, यानी कि आप जो प्रॉफिट्स अर्न करोगे, सिमिलर प्रॉफिट अर्न करोगे, वो हमारे नाम से अर्न करने वाले हो। तो आपको हमारी गुडविल खरीदनी पड़ेगी 4 साल के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या हुआ कि आप हमारी ही एफर्ट्स की वजह से जो गुडविल एंजॉय करने वाले हो उससे आप जो सिमिलर प्रॉफिट्स अर्न करोगे वो कितने सालों के लिए अर्न करोगे। तो यहां पर उस चीज की वैल्यूएशन को हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कहते हैं, ठीक है। सो यहां पर गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा गुडविल को सिंपली कैलकुलेट करना। बट समटाइम्स क्या होता है ना, क्वेश्चन के अंदर ना हमें ये जो प्रॉफिट चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होता है। एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब है कि जब हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो प्रॉफिट अर्न करते हैं हम उस बेसिस पर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। बट समटाइम्स क्वेश्चन में हमारे पास जो प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होने का मतलब कि उसमें कुछ इस तरीके की एडजस्टमेंट्स हुई भी होती हैं कि हमने कुछ एबनॉर्मल लॉसेस की कैलकुलेशन कर रखी होती है, हमने कुछ एबनॉर्मल गेन्स की भी एडजस्टमेंट कर रखी होती है, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? देखिए बच्चे, कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट दे रखा है या कोई लॉस अगर आपको दे रखा है तो आप क्या करेंगे, उसे नॉर्मल बनाने के लिए, जैसे लॉस है तो हम उसको ब्रैकेट में ही शो करेंगे, तो उसे नॉर्मल बनाने के लिए जिन चीजों को आपने माइनस कर दिया था, जैसे कि भाई एबनॉर्मल लॉसेस। अब एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब क्या है? जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। रोज रोज थोड़ी ना हमारे बिजनेस में आग लगती है, तो ये नुकसान नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो इसे आप ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, भाई अगर आपने अपना कोई फिक्स्ड एसेट बेचा तो रोज रोज थोड़ी फिक्स्ड एसेट बेचते हम, या रोज रोज थोड़ी हमें उसके ऊपर नुकसान होता है, तो वो ऐड कर लिया। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्या होता है, कई बार हम ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को ज्यादा लिख देते हैं, तो ज्यादा लिखने की वजह से आपका जो प्रॉफिट होगा वो कम आएगा, ठीक है। इसे मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगी ना तब मैं इसको और ज्यादा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। इसी तरीके से अगर क्लोजिंग स्टॉक को आपने कम लिखा तो उससे आपके प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो आप कभी कभी करते हैं, ऐसे खर्चे जैसे कि वॉलंटरी कंपेंसेशन पे करना, ये खर्चा हम कभी कभी करते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू, भाई हमने कोई एसेट खरीदा, अब एसेट खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अगर आप गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देते हो तो आप अपने प्रॉफिट को डिक्रीज कर देते हो, तो इसीलिए इसको करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड। तो ये सारी चीजें प्रॉफिट में आपको ऐड करनी पड़ेगी अगर आप उसको नॉर्मल बनाना चाहते हो तो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड। इसी का अपोजिट आप लेस करेंगे, जैसे कि यहाँ एबनॉर्मल लॉसेस आप ऐड करते हैं तो एबनॉर्मल गेन्स आप लेस करेंगे, क्योंकि आपने वो जो गेन कमाया है वो आप नॉर्मली अर्न नहीं करते। जैसे कि भाई फिक्स्ड एसेट्स को बेचना, अगर आप अपने फिक्स्ड एसेट को बेचते हो तो रोज रोज का काम नहीं है आपको अपने फिक्स्ड एसेट को बेचना, और उसके ऊपर अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई गेन हो रहा है, तो आपके लिए एबनॉर्मल गेन है, तो उसे आप यहाँ से माइनस कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन, अगर ओपनिंग स्टॉक की आप यहाँ पर ऐड करते हैं तो अंडर वैल्यूएशन को आप लेस करेंगे।
अगर आप अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे ऐड करते हैं तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को आप लेस करेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी आगे। नॉन रिकरिंग इनकम्स, इसी तरीके से कुछ ऐसी इनकम भी होती है ना जो कभी कभी होती है आपको, कि कोई नॉन बिजनेस इनकम हो रही है आपको कोई मैनेजमेंट कॉस्ट भरनी पड़ रही है, कोई फ्यूचर एक्सपेंसेस हो रहे हैं जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, तो वो सारी चीजें आप लेस करोगे। तो इन्हें करना है ऐड और इन्हें करना है लेस अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो कई बार क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट्स पे पहुंचने से पहले आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम कुछ एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर हम वेटेड एवरेज की तरफ चलेंगे। आप सभी बच्चे चैप्टर नंबर 2 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस निकाल लीजिए अब, और उसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब हम शुरुआत बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से करेंगे, धीरे धीरे जो हम इसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है कि कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है 3 years परचेज और 4 years एवरेज प्रॉफिट। अब बच्चा ना यहाँ पे मिस्टेक करता है नंबर ऑफ ईयर्स आइडेंटिफाई करने में। आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, लिखा है 3 years परचेज और 4 years एवरेज प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट तो 4 साल का निकालना है, लेकिन जो गुडविल के नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं वो 3 है। And the normal business profit of the firm for the last 4 years ending 31st March were, और पिछले 4 साल के आपके जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं वो ये आपके सामने हैं, जो कि है 2020-21 में 12,000, 2022 में 18,000, 2023 में 16,000 और 2024 में 14,000। So you are required to calculate the amount of goodwill. सो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है टू कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 साल के प्रॉफिट्स का टोटल करेंगे, जो कि है हमारे पास 60,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। और आप सभी जानते हैं कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। बच्चे जितनी बार आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ट्राई टू राइट द फॉर्मूला, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। और आपको ही पता है कि हाफ मार्क आपको फॉर्मूले का मिल ही जाता है। तो आपको टोटल प्रॉफिट मिला है 60,000 और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं आपके पास, 4। तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया 15,000। उसके बाद आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला है बाय एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। सो एवरेज प्रॉफिट निकाला आपने 15,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज थे क्वेश्चन में 3, तो आपका आंसर आया गुडविल का 45,000 एंड क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। बस क्या करना था, टोटल प्रॉफिट निकाला, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट मिला, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया तो आपको गुडविल की वैल्यू मिल गई। बिल्कुल सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 is, Purav and Purvi are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They admit Purv into the partnership for 1 share on 1st April 2024. For this purpose, goodwill is valued at, देखो हमारे लिए जो काम की चीज है वो यहां से स्टार्ट हुई, that goodwill is valued at 4 times the average annual profit of previous 4 and 5 years, whichever is higher। बच्चे आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी देखते जाइए, क्योंकि चलो अभी तो हमें पता है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है, बट जब आप सारे ही मेथड्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से मेथड से क्वेश्चन कहा गया है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं दोबारा इस लाइन को पढ़ना चाहूंगी, दैट गुडविल इज वैल्यूड एट 4 टाइम्स, यानी कि जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है इस केस में वो 4 दे रखा है आपको, ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। यहां से आपको पता चला कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर, विच एवर इज हायर। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि आपको जो यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी है ना, पहली बात तो वो 4 टाइम्स है। किसकी 4 टाइम्स है कि आप पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पिछले 5 साल का और पिछले 4 साल का। आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है पिछले 5 साल का और पिछले 4 साल का, जिसका भी एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आएगा, विच एवर इज हायर लिखा है। सो जिसका भी एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आएगा उसके बेसिस पर ही गुडविल कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है।
सो द अग्रीड प्रॉफिट फॉर द गुडविल पर्पस फॉर द पास्ट 5 years, आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। मैंने यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी एक टेबल बना दी है कैलकुलेशन के लिए। बच्चे क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रीवियस 4 years, प्रीवियस 4 यानी कि पीछे से 4 साल देखने आपको। अब बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है, स्टार्टिंग से ही 4 साल ले लेता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन के अंदर जो डेटा अवेलेबल है वो 2020 से अवेलेबल है और 2024 तक जाता है, तो आपको स्टार्टिंग के 4 साल नहीं लेने हैं, आपको पीछे से 4 साल लेने, यानी कि 2024, 2023, 2022, 2021, प्रीवियस 4 years। ठीक है, तो इस साइड पे मैंने प्रीवियस 4 years के प्रॉफिट लिखे हैं और इस साइड में प्रीवियस 5 years के प्रॉफिट लिखे हैं। मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, उन्होंने बोला है पहले देखो कि किसका एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले मुझे निकालना होगा टोटल प्रॉफिट। तो चलिए पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स का पहले टोटल करते हैं। तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स का टोटल है 56,500 और पिछले 5 साल का जो टोटल प्रॉफिट है वो है 70,500। ठीक है, अब दोनों के ही एवरेजेस कैलकुलेट होंगे। तो 56,500 डिवाइडेड बाय 4 जो कि आया आपका 14,125। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहां पर जब कैलकुलेट किया तो 70,500 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे क्योंकि 4 साल थे तो आपने 4 से डिवाइड किया, यहाँ 5 साल है तो आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका जो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया वो आया 14,100। अब देखो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट जो ज्यादा है वो किसका ज्यादा है, पिछले 4 साल के प्रॉफिट का। तो दैट मीन्स हमारी जो गुडविल कैलकुलेट होगी वो इस वाले एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पहले ही कह दिया था विच एवर इज हायर। तो यहाँ पर अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट है 14,125 और उन्होंने कहा था 4 टाइम्स आनी चाहिए, 4 टाइम्स आपको निकालना है। तो 4 टाइम्स का मतलब है कि आपकी गुडविल की वैल्यू आई 56,500। देखिए बस सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इसमें एक एडिशनल बात क्या थी कि पहले आपको उन्होंने 5 साल और 4 साल का अलग अलग एवरेज प्रॉफिट निकालने को कहा, फिर आपको एक जजमेंट दिया कि आपको पहले ये देखना है कि दोनों में से कौन सा प्रॉफिट ज्यादा है, उसके बेसिस पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी थी। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत बेसिक थे, विदाउट पास्ट एडजस्टमेंट थे। अब हम इसका थोड़ा सा लेवल अप करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कुछ पास्ट एडजस्टमेंट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, Madhu and Vidhi are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They decided to admit Manu as a partner from 1st April 2024 on the following terms. Manu will be given 2/5 share of the profit. Goodwill of the firm will be valued at. अब यहाँ से कान हमें खोल लेने हैं कि यहाँ से हमारे लिए इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है that the goodwill of the firm is valued at 2 years purchase, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हमारे पास 2। तो हम ना इसको जब भी क्वेश्चन पढ़ा करेंगे हम इसको अंडरलाइन ही कर लेंगे कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 2 ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पर जो आपको नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो 3 गिवन होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको 3 years के नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल कैलकुलेट करनी है। बट यहाँ पे एक वर्ड आ गया है एवरेज प्रॉफिट के आगे, नॉर्मल। नॉर्मल मींस कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है, आपको कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स दे रखे होंगे, आपको यहाँ पर पहले उसको नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सो प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 3 years वर, आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, जहां पर 2020-24 का प्रॉफिट है 30,000, 2020-23 में आपको लॉस है। अब लॉस हमारे लिए एक नेगेटिव अमाउंट को शो करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस लॉस को ब्रैकेट में शो किया है। ठीक है, 2020-22 में अगेन आपके पास 1,10,000 का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट्स तो हमें दे रखे हैं, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, बट साथ में ना आपको ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन भी है। दैट मीन्स वो हमारे लिए एडजस्टमेंट है जिसको करेक्ट करके हमें यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो देखिए जरा 2020-24 में उन्होंने कहा कि आपके पास प्रॉफिट तो 30,000 का है, बट इट वाज आफ्टर डेबिटिंग द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000। लेकिन इसमें आपने 40,000 का आपका स्टॉक जो फायर की वजह से खराब हो गया था, यानी कि लॉस बाय फायर वाला केस है, उसकी वजह से जो आपको एक नुकसान हुआ था, आपने उस नुकसान को इसमें लिख दिया है। ठीक है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम लॉस बाय फायर को कंसिडर करते हैं।
क्लास 11th में हमने इन सभी एडजस्टमेंट्स को करना सीखा है। जब वो कैलकुलेट कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी हमें तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, जबकि आपने इस प्रॉफिट में से एबनॉर्मल लॉसेस भी माइनस कर रखे हैं और एबनॉर्मल गेन आपने प्लस किए हैं। भाई आपको पता है ना, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सिर्फ नॉर्मल लॉस ही नहीं, कुछ एबनॉर्मल लॉसेस भी लिखे जाते हैं। तो आपने अपने प्रॉफिट में से एक एबनॉर्मल लॉस जो कि लॉस बाय फायर के नाम का है, आपने उसे माइनस कर दिया है। अब इसे नॉर्मल बनाने के लिए मैं क्या करूं? रिवर्स चलू ना, जिस चीज को मैंने माइनस कर दिया उस चीज को मैं क्या कर दूं? प्लस कर दूं। तो आपने एबनॉर्मल लॉसेस करने हैं प्लस और एबनॉर्मल गेन करने हैं माइनस। एबनॉर्मल लॉस कौन से होते हैं? जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस रिलेटेड नहीं होते। और एबनॉर्मल गेन क्या होते हैं? वो पैसा, वो गेन्स जो आप अपने नॉर्मल बिजनेस को रन करके अर्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो 40,000 का आपका लॉस हुआ था उसे आपने कर दिया प्लस। अब जब आप उसे प्लस करेंगे तो यहां पर आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आएगा 70,000। तो 2024 का प्रॉफिट तो आपका नॉर्मल बन चुका है। उसके बाद आगे चलते हैं। 2020-23 में उन्होंने कहा कि ये जो लॉस हुआ है ना आपका 80,000 का, इसके अंदर एक वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन जो कि 1,10,000 का था वो हमने पे किया था, हमने वो इसमें से माइनस किया हुआ है। यानी कि जो वॉलेंटरी कॉम्पेंसेशन है, भाई वॉलेंटरी कॉम्पेंसेशन हम हर रोज तो नहीं पे करते, ये भी एक ऐसा खर्चा है जो हम कभी कभी करते हैं जो नॉर्मल बिजनेस कोर्स से रिलेटेड नहीं है। तो दैट मीन्स इस नुकसान में से आपने 1,10,000 की भरपाई की हुई है, तो अब उसे करेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे फिर से क्या करेंगे? उसको ऐड बैक करेंगे। तो यहाँ पर आप 1,10,000 को प्लस करेंगे, जिसकी वजह से ये जो लॉस था ये आपका कवर अप हो गया, क्योंकि माइनस का 80 और प्लस का 1,10,000 आपको देगा प्लस का 30,000। तो ये जो लॉस था वो अब आपका क्या बन चुका है? प्रॉफिट बन चुका है। ठीक है, लास्ट 2020-22 में उन्होंने कहा कि 1,10,000 का प्रॉफिट तो है, बट it includes a gain of rupees 30,000 on the sale of fixed asset। आपने अपने फिक्स्ड एसेट बेचे 30,000 के, उस पे आपको गेन हुआ। अब आप मुझे बताओ कि क्या फिक्स्ड एसेट बेचना आपके नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड है? हम हर रोज अपना फर्नीचर नहीं बेचते, हम हर रोज अपनी मशीन नहीं बेचते, हर रोज अपना प्लांट नहीं बेचते हैं, बिल्डिंग नहीं बेचते हैं। ये तो कभी कभी होता है, कभी कभी कोई इवेंट होता है कि हम ऐसा काम कर लेते हैं। तो इससे आपको 30,000 का फायदा हुआ, तो इस फायदे को आपने इस 1,10,000 में इंक्लूड कर रखा है। तो आप क्या करोगे? अब उसे बताओ, इसको नॉर्मल बनाने के लिए आप उसे माइनस कर दोगे। तो यहां से आपने करने हैं 30,000 माइनस, तो 1,10,000 में से 30,000 जब आप माइनस करोगे तो यहां आपको मिला 80,000 का प्रॉफिट। अब आपने नॉर्मल प्रॉफिट्स तो बना लिए हैं, अब आपने क्या करना है? आपने निकालना है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आया आपका 1,80,000। ठीक, प्रोसेस वही रहेगी सॉल्व करने की। अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आया आपके पास 1,80,000। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 3। तो आपको यहां पर एवरेज प्रॉफिट मिला 60,000 का। ये क्या है? आपका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद जब आपको एवरेज प्रॉफिट मिल चुका है तो गुडविल कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 60,000 का आपका एवरेज प्रॉफिट है, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज थे 2, तो आंसर आ गया गुडविल का 1,20,000। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया एडजस्टमेंट्स के साथ, जहां पर आपको उन्होंने कहा कि कुछ एबनॉर्मल लॉसेस हैं, कुछ एबनॉर्मल गेन है, आपको पहले उसे नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। तो बस सिंपल एक बात ध्यान रखनी है, एबनॉर्मल लॉसेस प्लस करने हैं, एबनॉर्मल गेन्स माइनस करने हैं, जिससे आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ चुका है। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आपकी थोड़ी सी और जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच इज अभय, बाबू एंड चारू। अब बाबू नाम सुन के अपने अपने बाबू को याद नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ नाम है हमारे पास यहाँ पे। So Abhay, Babu and Charu are partners sharing profits and losses equally. They agree to admit Daman for equal share of profit. For purpose, value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase. तो number of year purchase कितने हुए हमारे पास? 4 of average profit of last 5 years. और average profit कितने years के लेने आपको? 5 years के। These profits for the year ended 31st March were. तो आपके पास ये जितने भी profits हैं ये एंडेड है 31st मार्च, यानी कि 31st मार्च 2020, यानी कि ये था
अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक का प्रॉफिट, ठीक है। 2020 का आपको प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000, 2021 में 3.5 लाख, 2022 में 5 लाख, 2023 में 7,10,000 और 2024 में क्योंकि आपको लॉस है तो वो है 5,90,000 का, तो इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 यानी कि इनमें से कौन से ईयर की बात हो रही है? अब अगर मैं आपसे पूछूं तो 2023 देखते ही बच्चा इस वाले प्रॉफिट पर आएगा तुरंत। 1 अप्रैल 2023 उसे जैसे ही दिखेगा वो यहाँ आएगा। और ऐसा बच्चे गलती करते हैं, पर बच्चे आपको ये गलती नहीं करनी है ना। हम अवेयर है, हमें हर चीज पता है कि भाई 1 अप्रैल 2023 की बात हुई है, तो इसका मतलब ये साल कहाँ जाके खत्म हुआ होगा? 31 मार्च 2024। इसका मतलब इस वाले ईयर की बात नहीं हो रही है, इस 2024 के ईयर की बात हो रही है, क्योंकि ये ईयर कहलाएगा 2023 से 2024, यानी कि ये 1 अप्रैल 2023 से मार्च 31 2024 तक के प्रॉफिट को शो करता है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। चलिए देखते हैं फिर क्या हुआ। On 1 April 2023, a two-wheeler was purchased for rupees 1 lakh. आपने एक टू व्हीलर खरीदा 1 लाख रुपए का and debited to the traveling expenses account, और आपने उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट मान लिया। यहां पर आपने क्या किया, क्या गलती करी है? मैडम टू व्हीलर ही तो खरीदा है, चलाने के लिए ही खरीदा होगा तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में तो डाला है, क्या गलती करी हमने? बच्चे आपने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा है। किसी फिक्स्ड एसेट को खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो याद करो, आप वहां पर सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते थे, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस तो आप बैलेंस शीट में शो करते हो। अगर आपने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा तो उसका इफेक्ट आप बैलेंस शीट में शो करते हो, बट यहाँ पर आपने उस टू व्हीलर को परचेज करना अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया, क्योंकि आपने उसे मान लिया एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ आपने गलती करी ना, तो गलती को सुधारो। आपने 1 लाख इस साल के प्रॉफिट में से माइनस कर दिए होंगे, डिडक्ट कर दिए होंगे, क्योंकि आप उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रहे थे, जबकि वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था। तो करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे इस 1 लाख को कर देते हैं प्लस। तो जैसे ही हमने प्लस किया, हमारी ये जो मिस्टेक है ये करेक्ट हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। On which depreciation is to be charged at the rate 25% per annum, और इसी टू व्हीलर के ऊपर आपको 25% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब डेप्रिसिएशन तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो किया जाता है, याद करिए डेबिट साइड में, तो वो तो एक ऐसा एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाएगा, बट हमने दिखाया नहीं है, तो अब शो कर देते हैं। क्योंकि हमने टू व्हीलर 1 अप्रैल को ही खरीद लिया था, तो इसका मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 1 लाख का 20%, तो आप माइनस करेंगे इसमें से 25,000, ठीक है। आई होप ये वाली एडजस्टमेंट आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड 24। अब उन्होंने कहा कि आपने ना एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर रखी है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आप अपने ट्रेड के पर्पस के लिए नहीं करते हो, और उस पे जो आपको इनकम रिसीव होती है वो आपके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं एक ऐसी इनकम ऐड कर रखी है अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपके नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो आपको इस इनकम को क्या करना पड़ेगा? आपको इस इनकम को यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको प्लस कर चुके हो। ठीक करने के लिए क्या करोगे? आप उसे माइनस कर दोगे। तो 2 साल के लिए आपको ये काम करना है, 31 मार्च 2023 में और 31 मार्च 2024 के लिए। तो आपने यहां से भी 10,000 माइनस करने हैं और यहां से भी आपने 10,000 माइनस करने हैं, यानी कि मेन जो एडजस्टमेंट करी है वो आपने 2024 में ही करी है, ठीक है। तो क्या एडजस्टमेंट थी? पहली गलती थी, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना, तो आपने प्लस कर दिया 1 लाख रुपए। उसी के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, आपने माइनस किया। आपने अपने एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव किया वो आपने प्लस कर रखा है, तो आपने उसको क्या करना है? माइनस करना है दोनों सालों में। उसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको जस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है गुडविल की। दैट मीन्स जो रिमेनिंग ईयर्स है उसमें एज सच कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो ये एज इट इज आपके प्रॉफिट यहां पर लिख दिए जाएंगे। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है।
ये वाला प्रॉफिट अब आपका कितना रह जाएगा, 7 लाख का। और यहाँ पर ये ऑलरेडी माइनस में है 5,90,000, तो इसमें आपने पहले नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करना है, फिर उसमें से आप 1 लाख को प्लस करेंगे, तो ये आपका लॉस निकल कर आएगा 5,25,000 का अभी भी। अब जस्ट आपको क्या करना है, वही टोटल प्रॉफिट निकालना है। बच्चे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको पहले ये सारी चीजों को ऐड करना है, आप उसमें से 5,25,000 को माइनस करेंगे। आपको ये नहीं करना कि आपने सभी को प्लस करके लिख दिया है, क्योंकि ये एक नेगेटिव वैल्यू है, ये आपके लिए लॉस है, तो आप इसको डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक अगर मैं टोटल करूं तो ये मेरा टोटल है 17 लाख। इस 17 लाख में से आपको 5,25,000 को माइनस करना है, तो आपका टोटल प्रॉफिट निकल कर आएगा 11,75,000। अब आपको जस्ट क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 11,75,000 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ईयर्स थे, 5, तो एवरेज प्रॉफिट आया 2,35,000 का। उसके बाद आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे आपके पास, 4, तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ चुकी है 9,40,000। बस, तो इस वाले क्वेश्चन में ये जो एडजस्टमेंट थी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, जहां पर वही रेवेन्यू को कैपिटल, कैपिटल को रेवेन्यू आप मान सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में गिवन हो, तो उसको आपको रेक्टिफाई करना है। नीचे का प्रोसेस तो सेम है, बस ऊपर की ही कुछ एडजस्टमेंट है जो आपको समझनी है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर अभी एवरेज प्रॉफिट कवर अप करा दिया है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन कराने वाली हूँ वेटेड एवरेज के। कुछ नहीं है, अगर आपको एवरेज प्रॉफिट समझ आ चुका है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले इसके भी स्टेप्स समझ लेते हैं। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या फर्क है सिंपल वाले से, कि वहां आपने सिंपली एवरेज प्रॉफिट निकाला, नंबर ऑफ ईयर से परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर लिया और आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे ना आपको कुछ वेट्स गिवन होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5, इस तरीके से कुछ वेट्स गिवन होंगे जो आपको प्रॉफिट्स के साथ मल्टीप्लाई करने होंगे, ठीक है। तो देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले वेटेड प्रॉफिट, जो कि कैसे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना होगा उनके रिस्पेक्टिव वेट से जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे। देन आप कैलकुलेट करोगे एवरेज वेटेड प्रॉफिट, कैसे, जितने भी आपने यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट निकालोगे आप उसका सम करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे जितने भी वेट्स हैं उसके सम से, ठीक है, यानी ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन में समेशन ऑफ वेट्स। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, कैलकुलेट करने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपने यहाँ कैलकुलेट करा होगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल इसके भी स्टेप्स हमारे बिल्कुल एवरेज प्रॉफिट जैसे ही है, बस क्या फर्क है कि यहाँ पर वेट्स आ गए हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका जो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये भी क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 इयर्स। आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं जो कि 2020 से लेकर 24 तक के हैं। 2020 में है 20,000 का प्रॉफिट, 2021 में 24,000, 2022 में है 30,000, 2023 में है 25,000 और 2024 में है 18,000। तो ये आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं पिछले 5 साल के। आगे लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के आगे वर्ड आ गया है वेटेड, यानी कि अब ये क्वेश्चन है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, ठीक। After assigning the weights 1, 2, 3, 4, 5 respectively to the profits for the year 31st March 2020, 21, 22, 23 and 24, यानी कि उन्होंने आपसे बोला है कि आपको 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से वेट्स असाइन करने हैं इन प्रॉफिट्स को, ठीक है। सो वेट असाइन करने का मतलब क्या है, आप एक वेटेज दे रहे हो उन्हें। इस देने का उनका जो पर्सपेक्टिव हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, हमें उस चीज को नहीं देखना है, हमें जस्ट ये देखना है कि उन्होंने हमें वेट्स क्या असाइन करने को बोले हैं, तो हमने वो वेट्स असाइन कर दिए हैं। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। आपको जस्ट क्या करना है, अगर ये है हमारा कॉलम नंबर ए जहाँ पे हमने ईयर लिखे, ये कॉलम नंबर बी जहाँ पे हमने प्रॉफिट्स लिखे, ये कॉलम नंबर सी जहां पर हमने वेट्स लिखे हैं, तो कॉलम नंबर डी है हमारा वेटेड प्रॉफिट्स का। तो वेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है, आपको प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करना है वेट से, सिंपल आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो 20,000 इंटू 1 20,000, 24,000 इंटू 2 48,000, 30,000 इंटू 3 90,000, 25,000 इंटू 4 1 लाख, 18,000 इंटू 5 90,000।
तो ये आपने वेटेड प्रॉफिट्स निकाल लिए हैं। अब जैसे आप एवरेज प्रॉफिट मेथड में करते हो कि आप टोटल प्रॉफिट निकालते हो, इसी तरीके से आपको टोटल वेटेड प्रॉफिट्स निकालने हैं। तो आप सिंपली करोगे इसका सम, ठीक है। तो ये आया आपका 3,48,000, ठीक है जी। ये हमारा आ गया टोटल वेटेड प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का? टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। उसके बाद आप गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरह ही है, बस यहाँ पे वर्ड क्या ऐड हो गया, यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो गया है वेटेड, ठीक है। तो देखो जरा आप कैसे निकालेंगे इसके अंदर हम। सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे? टोटल वेटेड प्रॉफिट जो कि है 3,48,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। अब टोटल वेट्स मतलब आपको इसका टोटल करना है जो कि है 15। आप इसको सम करिए, ये आपका 15 आ रहा है। तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया 23,200 के लिए सेम वही वेटेड एवरेज प्रॉफिट यानी कि 23,200 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो कि कितने थे हमारे? जो कि हमारे थे 3। तो आपकी गुडविल की वैल्यू आई यहाँ पे 69,600। तो बहुत ही सिंपल होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कुछ ऐसा खास नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, वेट से मल्टीप्लाई करना है, वही टोटल निकालना है, टोटल वेट से डिवाइड करना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको कराया विदाउट एडजस्टमेंट। अब इसका एक क्वेश्चन और करते हैं और अपनी क्लास को खत्म करते हैं। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 which is Raman and Daman are partners sharing profits in the ratio of 60:4. For the last 4 years, they have been getting the annual salaries of rupees 50,000 and 40,000 respectively. ये दोनों पिछले 4 साल से बिजनेस चला रहे हैं और दोनों ना पिछले 4 साल से एक एनुअल सैलरी लेते हैं 50,000 और 40,000 की। यानी कि रमन की सैलरी है 50,000 और दमन की सैलरी है 40,000। The annual accounts have shown the following net profit before charging the partner's salary. हमें यहाँ पर 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, लेकिन ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिफोर सैलरीज है, ठीक है। सो 2022 का प्रॉफिट है 1,40,000, 2023 का प्रॉफिट है 1,01,000, 2024 का प्रॉफिट है 1,30,000 बट बिफोर सैलरीज, ठीक है। On 1st April 2024, Zeno is admitted to the partnership for 1/4 share of profit without any salary. इन्होंने एक थर्ड पार्टनर को ज्वाइन कराया लेकिन उसको कोई सैलरी नहीं मिलने वाली है। And the goodwill is to be valued at 4 years purchase of weighted average profit of last 3 years after partner's salary. अब उन्होंने कंडीशन रखी कि देखो गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है 4 years परचेज की, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपके पास 4 और आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए पिछले 3 साल का, लेकिन आफ्टर सैलरीज चाहिए। जबकि आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स कैसे दे रखे हैं? बिफोर सैलरीज। Profit to be weighted as 1, 2, 3, the greatest weight being given to the last year. Calculate the value of goodwill. अब क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने जो आपको वेट्स दिए हैं 1, 2, 3, उन्होंने कहा है कि जो हाईएस्ट वेट है यानी कि जो ग्रेटेस्ट वेट है वो आपको लास्ट ईयर को देना है। तो दैट मीन्स जो सेकंड हाईएस्ट होगा वो सेकंड लास्ट ईयर को दिया जाएगा। लीस्ट वेट होगा वो आपको किसको देना है? जो भी आपका सबसे फर्स्ट ईयर है आप उसको देंगे, ठीक है। चलिए वेट्स भी हमने असाइन कर दिए हैं, बट हमारे सामने जो काम करना है हमें वो ये कि उन्होंने नेट प्रॉफिट बोला है आफ्टर पार्ट, उन्होंने वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला है आफ्टर पार्टनर सैलरी, लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट है वो बिफोर सैलरी है। तो आफ्टर सैलरी बनाने के लिए क्या करें? उन्हीं सैलरीज को माइनस कर देते हैं। आपको यहाँ पे 2 पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, रमन और दमन को, और उन दोनों की सैलरी का जो टोटल है वो है 90,000। दैट मीन्स हमें अपने प्रॉफिट में से टोटल 90,000 की सैलरी माइनस करनी है। और क्योंकि एनुअल सैलरी है तो आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? यहाँ एडजस्टमेंट है, इसका मतलब कि आपको सभी प्रॉफिट्स में से 90,000 रुपीज माइनस करने हैं, ठीक है। तो 1,40,000 में से हम 90,000 माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट बचेगा 50,000 का। 1,01,000 में से अगर आप 90,000 माइनस करेंगे तो 11,000 का। उसके बाद 1,30,000 में से जब आप 90,000 माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट बचेगा 40,000 का, ठीक है। अब आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ चुका है, आपने इसको ठीक कर लिया है। अब आपको सिंपली क्या करना है? वेटेड प्रॉफिट निकालना है, यानी कि D इंटू E। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया 50,000, 11,000 इंटू 2
22,000, 40,000 इंटू 3 यानी कि 1,20,000। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट आया आपका 1,92,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, विच इज टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट है आपके पास 1,92,000, टोटल ऑफ वेट्स है आपके पास 6, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिला। गुडविल कैलकुलेट करनी है जिसका फॉर्मूला क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे आपके पास 4। तो आपकी गुडविल की वैल्यू आई इस क्वेश्चन में 1,28,000। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि भाई हमने एक एडजस्टमेंट नहीं करी थी, हर साल नहीं करी वो, तो हर साल हमने उस एडजस्टमेंट को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया और अपना करेक्ट प्रॉफिट निकाल लिया। वेट से मल्टीप्लाई किया तो वेटेड प्रॉफिट मिल गए, उसको टोटल नंबर ऑफ वेट से डिवाइड किया तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया तो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल आपको मिल गई। तो आज की क्लास में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पूरा कवर अप किया, जहां पर हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट दोनों तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। सो आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के मेथड्स को कवर अप करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।